नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन बात करने वाले हैं अमरूद के बारे में, जिसको गुआवा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। साथ साथ में इसे एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स के नाम से कहा जाता है। मतलब उष्ण का सेब भी किसे कहा जाता है? अमरूद को ही कहा जाता है। दोस्तों, अमरूद एक ऐसी फसल है जो विटामिन सी का काफी अच्छा स्रोत है। इसमें विटामिन सी की मात्रा 300 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम दोस्तों पाई जाती है। ये विटामिन सी की क्वांटिटी इसके अंदर पाई जाती है। मतलब काफी रोमांचक फल है, काफी अच्छा है, स्वादिष्ट फल है। शीत ऋतु में बड़े चाव के साथ इस फल को खाया जाता है। दोस्तों, तो इसके अपने को वैज्ञानिक खेती के बारे में अध्ययन करना है। वैज्ञानिक खेती के बारे में जब इसकी अपन स्टडी करने जाते हैं तो सबसे पहले नाम आती है इसके बोटनिकल नेम की। तो बोटनिकल नेम दोस्तों इसका है सीडियम गुआजावा के नाम से इसको जाना जाता है। सीडियम गुआजावा के नाम से अमरूद का पौधा कुछ इस प्रकार होता है और इसमें जो ये फल लग रहे हैं कुछ इस प्रकार से दोस्तों होते हैं। आप लोगों ने अगर देखा नहीं हो तो इस इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं अपन इसकी फैमिली की। तो जहां तक फैमिली की बात आती है दोस्तों, ये इसकी फैमिली है मिर्टेसी। कौन सी फैमिली है? मिर्टेसी। काफी इंपोर्टेंट फैमिली होने वाली है। कौन सी? मिर्टेसी फैमिली है ये। आगे बात करते हैं गुणसूत्र संख्या की। गुणसूत्र संख्या की जहां तक बात आती है 2x बराबर 22 इसकी गुणसूत्र संख्या है। और खाए जाने वाले भाग की तो बात ही मत करो। खाए जाने वाला भाग इसका सबसे अलग है। क्या खाया जाता है? पुष्पासन व भित्ति खाई जाती है इसकी। क्या खाया जाता है? पुष्पासन व फल भित्ति इसकी खाई जाती है। एडिबल पोर्शन इसका ये है। उत्पत्ति स्थल की जहां तक बात करते हैं, उत्पत्ति स्थल दोस्तों मैक्सिको से ये जन्मा हुआ है। मतलब मैक्सिको के अंदर इसको सबसे पहले किसी ने देखा होगा या मैक्सिको के अंदर इसका सबसे पहले जन्म हुआ होगा। तो मैक्सिको मतलब या पेरू, या यहां पर लिखा हुआ आ सकता है दक्षिणी अमेरिका भी लिखा हुआ आ सकता है। दोस्तों, साथ में अपन बात करते हैं जब फल के प्रकार की, तो दोस्तों इसके भी वही गुद्दे तथा बीज वाली खाई जाती है मात्रा। तो गुद्दा और बीज खाया जाता है। इसका मतलब ये सरस और बेरी, जिसको सरस या बेरी के नाम से जाना जाता है, उसे फल का प्रकार कहा जाता है। दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं जलवायु और भूमि की। देखिए भाई, इसको सीधी सी बात है, उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु पसंद है। उष्ण व उपोष्ण जलवायु पसंद है। अब जहां तक बात करते हैं उष्ण और उपोष्ण की, मतलब बात हो रही है यहां पर ट्रॉपिकल जलवायु की। ट्रॉपिकल जलवायु की बात करते हैं तो इसके लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की इस पौधे को क्या रहती है? आवश्यकता रहती है। ज्यादा अधिक आर्द्र मौसम की आवश्यकता नहीं रहती है। साथ साथ में 75 टू 100 सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है उसमें आसानी से ये उगाया जा सकता है। अपने बात करते हैं राजस्थान स्टेट की। राजस्थान स्टेट में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अगर अमरूद का उत्पादन होता है तो वो होता है सवाई माधोपुर में। कहां पर होता है? सवाई माधोपुर में होता है। और उसके बाद में बात करें तो जो बूंदी होता है उसमें भी अमरूद का बहुतायत से उत्पादन होता है। साथ में अगर बात करें अगर अपने भारत देश की, तो भारत के अंदर सबसे अधिक अमरूद का उत्पादन कहाँ होता है? तो बात करते हैं यूपी के अंदर। और इलाहाबाद के अमरूद तो वैसे ही काफी पसंद है। काफी प्रसिद्ध अमरूद है किसके? इलाहाबाद के। इलाहाबाद सफेदा के नाम से इसकी क्या है? वैरायटी भी है। लखनऊ 49 के नाम से भी इसकी क्या है दोस्तों? वैरायटी है। तो इस प्रकार से इस प्रकार की इसमें जलवायु चाहिए। बात करते हैं भूमि की, तो सबसे पहले लगा रहे हैं अपन हॉर्टिकल्चर प्लांट। हॉर्टिकल्चर प्लांट लगा रहे हैं जब अपन, तो उसके लिए भूमि की गहराई 2 मीटर तो चाहिए ही होगी, सीधी सी बात है। और साथ साथ में भूमि कंकड़ पत्थर मुक्त होनी चाहिए। जलाक्रांति की समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल उचित जल निकास, वायु संचार वाली मृदा होनी चाहिए। साथ साथ में बात करें अपन कि क्षारीयता और लवणीयता की समस्या से मृदा क्या होनी चाहिए? पूर्ण मुक्त होनी चाहिए। क्षारीयता और लवणीयता की समस्या उसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये पौधा 7.5 pH पर आसानी से सर्वाइव कर जाता है। मतलब इसको उगने के लिए 7.5 pH की आवश्यकता रहती है। दोस्तों, तो ये था कुछ इस प्रकार से जलवायु और भूमि के बारे में। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में? उन्नत किस्मों के बारे में, कि कौन कौन सी किस्में उगाई जा सकती हैं। तो भारत में जो उगाई जाने वाली किस्में है इसकी, तो इलाहाबाद सफेदा है, बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है। और लखनऊ 49 जिसको सरदार अमरूद के नाम से जाना जाता है, ये काफी प्रमुख किस्में हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके अतिरिक्त कौन कौन सी किस्में। इसके अतिरिक्त हैं अर्का मर्दुला, बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है। अर्का अमूल्या, अर्का किरण और अर्का रश्मि। देखिए दोस्तों, बात करते हैं जिस वैरायटी के आगे अर्का लगा हुआ है वो वैरायटी विकसित है IIHR से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जो कहां स्थित है?
असरगट्टा बेंगलोर के अंदर क्या है स्थित है। और बेंगलोर कहाँ है, मतलब कर्नाटका के अंदर स्थित है दोस्तों। तो ये वैरायटी यहां से निकली हुई है। जो राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु एवं ललित व श्वेता केंद्र उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ है, लखनऊ के अंदर। जो लखनऊ के अंदर CISH है, CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ है, लखनऊ। जो कहाँ से विकसित है, ये ललित और वैरायटिया और श्वेता जो विकसित है, ये कहाँ, उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ से विकसित है। तथा पंत प्रभात किस्में है, जो पंत प्रभात किस्में जिसके आगे मतलब पंत लिखा हुआ है, वो वैरायटी गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कहां से है, पंतनगर उत्तरांचल, ये उत्तराखंड से क्या है, विकसित है। तथा इसार से कौन सी है, इसार सफेदा व इसार सूर्य किस्में कहां से है, हरियाणा का जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है इसार के अंदर है, वहां से विकसित किस्में हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से अलग अलग वैरायटी, अर्का मर्दुला, अमूल्या, किरण, अर्का रश्मि, ये वैरायटी हो गया। बेंगलुरु हो गया, ललित हो गया, श्वेता होगी, ये सारी होगी। इसके बाद में पंत प्रभात किस्में हैं, ये सारी किस्में। तो आपको मैंने बता दिया कौन सी किस्म कहां से विकसित है। इसके आगे बात करते हैं अपन प्रवर्धन की। जहां तक प्रवर्धन की बात करते हैं दोस्तों, तो नाम आता है स्टूलिंग का, और इसे कहते हैं ढेरी दाब। कौन सी दाब, ढेरी दाब। मतलब अमरूद का प्रवर्धन स्टूलिंग या ढेरी दाब के माध्यम से किया जाता है। दूसरा प्रवर्धन किया जाता है एयर लेयरिंग या हवाई दाब, जिसको बोलते हैं हवाई दाब के माध्यम से किया जाता है। और इसके बाद में इनार्चिंग के माध्यम से भी इसका प्रवर्धन किया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं स्टूलिंग की। स्टूलिंग क्या होता है दोस्तों, ढेरी दाब क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका कोई पहले से फल वृक्ष था, और इस फल वृक्ष को आपने भूमि की सतह से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर से काट दिया। उसके ऊपर बाद में क्या करते हैं अपन, मिट्टी चढ़ा देते हैं। मिट्टी चढ़ाने से यहां से क्या, इनमें नई शाखाओं का जन्म होगा। थोड़े दिन बाद में क्या करते हैं अपन, इसके ऊपर मिट्टी और चढ़ाते हैं। जब मिट्टी चढ़ाते हैं तो इन पौधों में यहाँ क्या हो जाती है, जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं। प्रत्येक पौधे को सेपरेट निकालकर एक स्वतंत्र पौधे के रूप में अपन लगा देते हैं। इस प्रोसेस को स्टूलिंग के नाम से जाना जाता है। हवाई दाब आपने प्रवर्धन में पढ़ा था, एयर लेयरिंग या चाइनीज लेयरिंग के नाम से इसको जाना जाता है। मतलब वही किसी पौधे की एक शाखा को आपको सेलेक्ट करना है, यहां से इसकी बाहरी छाल को उतारना है 3 से 60 सेंटीमीटर में, गोबर मिट्टी और मोस घास का मिश्रण बांधना है, नम बनाए रखना है। थोड़े दिनों में यहाँ जड़ें उत्पन्न हो जाएंगी, काट के इसको अलग से लगा देंगे दोस्तों। इनार्चिंग या भेंट कलम, इसमें क्या करते हैं अपन, सांकुच डाली और मूलवरंग को अलग अलग नहीं करते हैं, दोनों को पास में ले जाकर क्या करते हैं, चिपका देते हैं, जैसा कि आपने प्रवर्धन वाले चैप्टर में इसको पढ़ रखा है। तो स्टूलिंग के माध्यम से, हवाई दाब के माध्यम से, इनार्चिंग के माध्यम से, किसी के माध्यम से भी इसको प्रोपोगेट आप कर सकते हैं। प्रोपेगेट करने के बाद में पौधे लगाने की विधि की जहां तक बात आती है, तो आपको सबसे पहले जब बगीचे का आप रेखांकन करेंगे तो 60 इंटू 60 इंटू 60 सेंटीमीटर के ऊपर 60 इंटू 60 सेंटीमीटर का क्या करना, आपको गड्ढा तैयार करना है सबसे पहले, लंबाई चौड़ाई और गहराई का। इस प्रकार से आपको गड्ढा तैयार करना है 60 इंटू 60 इंटू 60 सेंटीमीटर का। उसके बाद में गड्ढे में पौधे को बीच में लगाना है। अब बात आती है R इंटू पी स्पेस की, मतलब दो गड्ढों के बीच की दूरी कितनी रखें, मतलब पौधे से पौधे या कतार से कतार की दूरी कितनी रखें। तो दोस्तों आपको 6 इंटू 6 मीटर क्या रखना है, आपसी R इंटू पी स्पेस आपको रखना है। दो पौधों की आपसी दूरी रखनी है, कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी रखनी है। पौधा लगाना है गड्ढे के जस्ट बीच में। उसके बाद में क्या करना, आपको सिंचाई करनी है। पौधा लगाएं आप सायंकाल के समय। उसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों किसकी, अमरूद में भार नियंत्रण की। तो भार नियंत्रण काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अमरूद का। कैसे, अमरूद में साल में 3 बार फूल आते हैं, 3 बार फूल आते हैं, तो उन फूल आने को बहार आना कहते हैं। क्या कहते हैं, बहार आना के नाम से जाना जाता है। अब उन बहारों का नाम क्या है, अंबे भार, मार्ग भार और हस्त भार। सबसे मोटी बात आती है कि सर 3 बार फल मतलब आते हैं, तो 3 बार ही क्या आते हैं, इसमें फल आते हैं। 3 बार जब फूल आएंगे 3 बार ही क्या आते हैं, इसमें फल आते हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक पेड़ वर्ष में 3 बार फल दे रहा हूं। तो 3 बार फल अपन इसलिए नहीं लेते हैं कि एक बार जब अपन फल लेते हैं तो अच्छी क्वालिटी के अपने को फ्रूट प्राप्त होते हैं, लेकिन अगर 3 बार फल लेंगे तो आपको अच्छी क्वालिटी के फल प्राप्त नहीं होंगे। जो आप चाहते हैं उस प्रकार का उत्पादन आपको नहीं मिलने वाला है। तो सबसे अच्छा बहार कौन सा रहता है, ये रहता है आपका मार्ग भार। सबसे अच्छा बहार रहता है। इसमें क्या, बिल्कुल वर्षा फ्री मौसम रहता है,
कब? जुलाई अगस्त में तो क्या आ जाते हैं इसमें, फूल आ जाते हैं। और सर्दियों में नवंबर और दिसंबर माह के अंदर क्या बनते हैं दोस्तों, इसमें फल बनते हैं। कैसे? अंबे बहार के अंदर जब फरवरी मार्च के अंदर तो फूल आते हैं, तथा वर्षा में, मतलब जुलाई और अगस्त की बात हो रही है, तो जुलाई और अगस्त में क्या होता है, वर्षा होती है। तो वर्षा के अंदर जब फल आते हैं तो उन फलों में कीड़े पड़ने की संभावना अधिक रहती है, रोग व कीटों का अधिक प्रकोप रहता है। बात करते हैं मरगबार। मरगबार में जुलाई अगस्त में आ जाते हैं फ्लावर तो, लेकिन जब फ्रूट बनते हैं, फल बनते हैं, वो बनते हैं नवंबर दिसंबर, मतलब सर्दी के शुरुआती अवस्था में ही बनना प्रारंभ होती है। और इसे मरगबार में सबसे अच्छा बार माना जाता है। अच्छे स्वस्थ गोल ताजा फल अपने को प्राप्त होते हैं। हस्तबार की जहां तक बात करते हैं, सितंबर अक्टूबर में फूल आते हैं, और बसंत ऋतु मतलब मार्च अप्रैल, मतलब लू वाला सीजन स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम में फल बनना स्टार्ट होते हैं। तो वो फल भी काफी अच्छे स्वादिष्ट नहीं रहते हैं, इसलिए आपको मर्ग भार में फल लेना है। अब बात करते हैं मर्ग भार में अगर आपको फल लेना है तो दो, सर इनको 3 बाहर आ रहे हैं तो 2 को कैसे रोक सकते हैं अपन, यह है मेन इंपॉर्टेंट बात। तो आप कैसे रोकेंगे 2 बारों को? आपको करना क्या है, भार नियंत्रण के अंदर देखिए, जब 2 बार आपको रोकना है अंबे भार को और आपको रोकना है हस्त भार को, इनको जब रोकेंगे आप, तो आप 100 ppm, कितना ppm, 100 ppm नेप्थलिक एसिटिक एसिड लेंगे, NaA का घोल बनाएंगे, और जब फूल आते हैं तो उनके ऊपर छिड़क देंगे। वो फूल जड़ के सारे नीचे गिर जाएंगे, या हाथ से आपको फूलों को हटा देना है, या यूरिया का 10 से 15% का घोल बनाना आपको और पौधे के ऊपर छिड़क देना है। इससे आपका भार का ट्रीटमेंट हो जाएगा, भार नियंत्रण हो जाएगा। केवल आपको मर्ग भार में फल लेना है दोस्तों। आगे बात करते हैं अपन सदाई और करंतर, मतलब ट्रेनिंग और प्रूनिंग की। ट्रेनिंग हमेशा पौधे को आकार देने के लिए किया जाता है, तो ये प्रारंभिक अवस्था में आपको सीधा सीधा पौधे को बढ़ने देना है। उसके बाद में पार्श्व में पौधे को शाखा के रूप में बढ़ने देना है, ध्यान रखें इस चीज का। प्रूनिंग में क्या करते हैं, अच्छी क्वालिटी के फल प्राप्त करने के लिए प्रूनिंग या करंतन किया जाता है। इसमें क्या, रोगग्रस्त जो शाखाएं होती हैं उनको हटा देती हैं, जो अनुत्पादक शाखाएं होती हैं उनको हटा देते हैं। 2 शाखाओं के बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, यह आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग का कार्य आपको जब पौधा ज्यादातर सुसुप्त अवस्था में रहता है तो उस अवस्था में आपको करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई की जहां तक बात करें तो गर्मी के ऋतु में आपको 7 से 8 दिन के अंतराल पे सिंचाई करनी है, और जब पुष्पन आ जाए, पुष्पन के बाद नियमित आपको सिंचाई करनी है। फल बनते समय तो पौधे में किसी प्रकार के पानी की कोई कमी होनी ही नहीं चाहिए, तो इस प्रकार से आपको सिंचाई करनी है। और सर्द ऋतु जब चल रही होती है तो रात को अपने को लगे कि पाला पड़ने की संभावना है, तो उस कंडीशन में आपको शाम को ही सिंचाई कर देनी है। साथ साथ में 10 से 15 दिन के अंतराल पे आपको सिंचाई करनी है दोस्तों। आगे बात करते हैं पौध संरक्षण की। तो पौध संरक्षण ज्यादातर इसमें क्या, वही क्या लगती है, फल मक्खी लगती है। फल मक्खी जैसे कि आम में लगी थी, आपको पता है, तो जैसा आम में आपने ट्रीटमेंट पढ़ा था सेम का सेम वही ट्रीटमेंट है फल मक्खी का। इसके साथ साथ में एंथ्रेक्नोज लग जाता है इसमें, जो कोलिटोट्रिकम फलगेटम फंगस होता है उसके कारण से लगता है इसमें एंथ्रेक्नोज जो बीमारी लगती है वो। इसमें क्या, फलों से गोंद सा गोंद निखरने लग जाता है, तो उसमें जैसे आम का ट्रीटमेंट किया था उसी प्रकार से इसका ट्रीटमेंट अपन करते हैं। अब बात करते हैं अपन जस्ते की कमी हो जाती है इसमें। जब जस्ते की कमी हो जाती है, अमरूद में जिंक की कमी के कारण लिटिल लीफ या छोटी पत्ती रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, छोटी पत्ती रोग। छोटी पत्ती रोग में क्या होती है, पत्तियों का आकार काफी छोटा हो जाता है दोस्तों, और पत्तियों का आकार छोटा होने के बाद में पत्तियों की जो नसें होती हैं उनके अंदर बैंगनी रंग उत्पन्न हो जाता है, और धीरे धीरे पौधा मरने लग जाता है। ये जस्ते की कमी होती है और फ्रूट बनाने में सक्षम नहीं रहता। तो आपको जस्ते की कमी को दूर करने के लिए ZnSO4 जिंक सल्फेट का टाइम टू टाइम क्या करना है दोस्तों, छिड़काव करना है, जिससे लिटिल लीफ इसमें नहीं होगा। आगे बात करते हैं इसकी तुड़ाई एवं उपज की। जब इसके फल हरे रंग से येलो रंग में परिवर्तित होने लग जाए, फलों की तुड़ाई करना क्या कर देना चाहिए, प्रारंभ कर देना चाहिए। एक वृक्ष से आपको लगभग 8 से 10 किलो फल नॉर्मली NA एवरेज प्राप्त होते हैं दोस्तों 85% आर्द्रता पर, तथा आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर फलों को आराम से भंडारित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अमरूद की फसल आपकी कंप्लीट है। अब नेक्स्ट फसल पढ़ेंगे अपन पपीता के बारे में।